हेलो गाइस, तो आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रेड स्वान। और ये बेसिकली एक रिवेंज मिस्ट्री सीरीज है। कहानी के शुरुआत में हमें यूएसए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक वांसू नाम की लेडी को देखते हैं। वो यहाँ पर यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने कंट्री साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने आई थी। पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े फाउंडेशन की डायरेक्टर थी। ये एक ऐसा फाउंडेशन था जहाँ पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। थोड़ी ही देर में वांसू की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है तुम्हें एक धमकी भरा ईमेल आया है, वहाँ पर लिखा है कि वो तुम्हें मारने वाले हैं। पता चलता है कि वांसू फिलीपींस जाने वाली थी। उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है हमें ये प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा हो सकता है। वांसू कहती है ऐसे थ्रेट्स तो हमेशा ही आते रहते हैं, हम अपना काम बंद तो नहीं कर सकते। सेक्रेटरी उसे बताती है तुम्हारी मदर इन लॉ भी पार्टी अटेंड करने के लिए फिलीपींस आने वाली है। फिर हमें फिलीपींस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांसू पहुंच चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन की बहू थी और साथ ही में वो पहले एक बहुत बड़ी गोल्फ प्लेयर भी हुआ करती थी। यहाँ पर वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए आई थी जो बेसिकली उसके फाउंडेशन में डोनेशन देने वाला था। वांसू जिस फाउंडेशन की डायरेक्टर थी वो बेसिकली अफ्रीका से ऑपरेट होता था और ये एक ऐसा फाउंडेशन था जो वॉर विक्टिम्स को एड दिलाने का काम करता था। तभी वहाँ पर एक किम नाम का आदमी आता है जो वांसू का हस्बैंड था। दूसरी तरफ हम एक दोयो नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों का पीछा कर रहा था। वो लोग यहाँ पर किसी ऑफिसर के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ टाइम पहले मर चुका था और जिस आदमी ने उस ऑफिसर को मारा था वो फिलहाल किसी और को मारने के लिए फिलीपींस आया हुआ था। दोयो उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए अपना गेटअप बदल के होटल रूम पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक पाक नाम का आदमी आता है और वो उस दूसरे आदमी से कहता है मैं यहाँ पर फ्लावर शॉप का डिलीवरी करने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनते ही दोयोन को याद आता है कि उसने सेम चीज पहले भी सुनी थी। पाक उस आदमी को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोयोन पाक को पहले से ही जानता था लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए। बाहर आते उसे पाक का कॉल आता है। वो कहता है मुझे पता चला है कि तुम फिलीपींस में ही हो, मैं भी यहीं पर हूँ, हमें मिलना चाहिए। यहाँ से हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोगों के बीच में फाइट हो रही थी। थोड़ी ही देर में दोयोन भी वहाँ पर पहुँचता है। इतने में एक आदमी दूसरे को स्टैप कर देता है। जो आदमी उसको मारने के लिए आया था वो किसी को कॉल करके बताता है कि फ्लावर शॉप की डिलीवरी हो चुकी है। पता चलता है कि वो लड़का दोयुन का फ्रेंड था। दोयुन का फ्रेंड किसी फोटो के बारे में बात कर रहा था। वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में जहाँ पर वांसू किसी काम से अपने होटल से बाहर जा रही थी। उसका गार्ड उससे कहता है बाकी के सिक्योरिटी वाले अभी तक आए नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपका अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। वांसू कहती है बहुत ही छोटा सा काम है, मैं करके जल्दी से वापस आ जाऊंगी। वांसू जिस होटल में आई हुई थी दोयुन भी उस होटल के बाहर ही था। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसी मोमेंट पर हम किसी शार्प शूटर को उसके सामने देखते हैं। वो जैसे ही शूट करता है इतने में वो गोली किसी और को जाकर लगती है जो कि वांसू के बिल्कुल सामने खड़ी थी। सारे लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। पूरे जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दोयोन उस आदमी को शूट करने की कोशिश करता है। वांसू डर के मारे वहीं पर फ्रीज हो गई थी। तभी दोयोन उसे अपनी तरफ खींचता है। उसे रियलाइज होता है ये तो वही आदमी है जिसने उसके फ्रेंड जुयुक को मारा था। वो वांसू से कहता है जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम्हें भागकर दूसरे कार में बैठना होगा। वो वहाँ के फाउंटेन का स्टार्ट होने का वेट कर रहा था ताकि वो शूटर पानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पानी खुलते वो उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। वो दोनों एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद वांसू उससे पूछती है कि तुम हो कौन। दोयुन कहता है मैं बस वहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सेफली पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ वांसू का हस्बैंड किम अपने असिस्टेंट से उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। चेक करने पर पता चलता है कि उस कार में एक ट्रैकर फिट किया गया था, यानी कि वो लोग जानते थे कि इस वक्त वांसू कहाँ पर है। दोयुन उसे कहता है हम लोग वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा हो। साथ ही में हम लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते, क्या पता उनमें से भी कोई मिला हुआ हो। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है। कहता है तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। वो वांसू से पूछता है कि आखिर तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर सकता है। वांसू कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। दोयुन कहता है मैं तुम्हें एम्बेसी ड्रॉप कर दूंगा, तुम जिस पर भी भरोसा करती हो तुम उसे वहाँ पर बुला लेना। सबसे पहले वो अपनी ड्रेसिंग करता है लेकिन वो खुद से अपनी पट्टी बांध नहीं पा रहा था, इसीलिए वांसू उसकी मदद करती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो। दोयुन कहता है कोरिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो तुम्हें नहीं जानता होगा, तुम पहले एक बहुत ही फेमस गोल्फर हुआ करती थी। फिर वो उसे एक टॉवेल देता है। कहता है अपना फेस साफ कर लो, तुम्हारा ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं है। वो लोग जैसे एम्बेसी पहुंचते हैं तो किम उसे लेने आता है। वो कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हें एक धमकी भरा ईमेल आया था, तुम्हें कल की पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आदमी पाक जिसको दोयोन ने कुछ लोगों को पैसे देते हुए देखा था वो एक्चुअली में हवाइन ग्रुप के लिए ही काम करता था। वो एम्बेसी जाकर पूछता है कि आखिर वांसू की जान किसने बचाई थी। तो वहाँ का आदमी दोयोन का नाम बताता है। वो दोयोन को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। फिर अगले सीन में हम वांसू की मदर इन लॉ मीरान को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आई थी। वो उसे कुछ करने के लिए कह रही थी जिसके लिए वांसू बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मीरान उससे कहती है जो अटैक तुम पर हुआ था उसकी वजह से तुम्हारी पार्टी कैंसिल हो चुकी है, कम से कम तुम्हें मेरे लिए ये तो करना ही होगा। अगर हमने ये काम नहीं किया तो फिर चाइना वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। वांसू कहती है अगर आपको ये काम करवाना ही है तो फिर अपने बेटे से करवाओ ना, मुझे अब आपका कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना। और रही बात पार्टी की, उसका मैं कुछ और देख लूंगी। तो मीरान उस पर चिल्लाने लगती है। कहती है अगर हमें चाइना वालों की
मदद चाहिए तो फिर हमें उन्हें रिश्वत देना ही पड़ेगा। लेकिन वांसु मानने को तैयार ही नहीं थी। कहती है मुझे आपका ये काम और नहीं करना। तो मीरान कहती है अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं ये काम तुम्हारे भाई से करवाऊंगी। तो वांसु कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई किसको रिश्वत देता है और किसको नहीं, और मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, और अगर आप ऐसे ही बिहेव करने वाले हो तो फिर आपको कल की पार्टी में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर मीरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके सामने सारे पैसे फेंकने लगती है। कहती है तुम्हें ये काम करना ही होगा। वांसु कहती है ये पार्टी मेरी है, इसलिए आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, और हो सके तो पार्टी में मत आइएगा, और अगर आप पार्टी में आए तो मैं आगे से चाइना वालों के साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगी। वांसु के वहाँ से जाते एक आदमी अंदर आता है। मीरान उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मरवा दो। दूसरी तरफ हम दोयुन को देखते हैं। पता चलता है कि उसके पेट पर एक स्कार था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सर्जरी परफॉर्म हुई थी। पता चलता है कि उसके फ्रेंड जुयुक ने उसे अपना एक किडनी दिया था, यानी कि वो दोनों ही एक एक किडनी पर जिंदा थे। वो दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स थे और साथ ही में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी। दोयुन ने उससे कहा था जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी उस टाइम पर मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वो चाहकर भी अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। इसी बात का गिल्ट उसके अंदर था। प्रेजेंट में वो पाक से मिलने खिलाया था। पाक उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। अगर आज तुम नहीं होते तो फिर वांसु की जान भी जा सकती थी। तुम्हें आकर फ्लावर शॉप पर काम करना चाहिए। वो बताता है कि वो जिस कंपनी हवाइन ग्रुप के लिए काम करता है उस कंपनी को कोड लैंग्वेज में फ्लावर शॉप कहा जाता है। उसे याद आता है जब उसके फ्रेंड जुयुक को मारा गया था उस टाइम पर उस आदमी ने भी यही कहा था कि फ्लावर शॉप की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ सोचकर वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर वांसु अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम्हारी मॉम ने एक पैसों से भरा हुआ बैग तुम्हें दिया था? किम कहता है उन्होंने दिया तो था और कहा था कि सारे पैसे चाइनीज एम्बेसडर को दे दूं। वांसु कहती है तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। किम कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो बस बिजनेस है। वांसु कहती है ये मेरी पार्टी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि पार्टी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। थोड़ी ही देर में उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है। पता चलता है कि वांसु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाली थी कि कुछ दिन पहले उसे एक धमकी भरा ईमेल आया था। इतने में किम उससे कहता है तुम ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाली हो, तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस है। ऐसा करके तुम उन्हें और गुस्सा दिलाओगी, क्या पता वो लोग दोबारा से तुम पर अटैक कर दे। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? वांसु कहती है ये बहुत अच्छा मौका है ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि मेरा काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी सच्चाई मीडिया वालों के सामने बता देती है। कहती है वो लोग मेरे काम से मुझे रोकना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। इस तरफ से वांसु की मदर इन लॉ भी वही न्यूज देख रही थी। वो गुस्से में टीवी ही फोड़ देती है। कहती है उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या जरूरत थी, वो खुद को समझती क्या है। दूसरी तरफ वांसु कहती है वो इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहती है, इसलिए वो अपना काम कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा लोगों की मदद करेगी चाहे उसे कोई कितना बड़ा धमकी क्यों न दे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक तेरा नाम की लड़की आती है। उसका एक बेटा भी था। उसके बेटे को देखकर वांसु को अपने बेटे की याद आ जाती है। पता चलता है वांसु किसी काम से एक बार बाहर जा रही थी। उसका बेटा काफी टाइम से स्कीइंग जाने की बातें कर रहा था लेकिन वांसु चाहकर भी उसके साथ जा नहीं पाती। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वो जैसे ही रेडी होकर बाहर आती है इतने में वो वहाँ पर दोयुन को देखती है। पाक बताता है आज से दोयुन हमारे सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन करने वाला है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का मर्डर हो चुका था। पुलिस वहाँ की मेड से पूछते हैं क्या वांसु और उसके बॉडीगार्ड के बीच में कोई अफेयर था? तो वहाँ की मेड कहती है आपको ये सब किसने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। साथ ही में वो बताती है कि वांसु और उसके हस्बैंड के बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर वो पार्टी के लिए रेडी होकर बाहर आती है। तभी पाक उसे बताता है कि दोयुन आज से हमें ज्वाइन करने वाला है। पाक किम से कहता है कल दोयुन ने ही वांसु की जान बचाई थी और ये पहले पुलिस फोर्स में एक सीनियर इंस्पेक्टर था। वो जैसे ही पार्टी में एंटर करती है तो उसे अपने बचपन का दिन याद आता है जहाँ पर पहले वो बहुत ही गरीब हुआ करती थी। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांसु की मॉम एक कैडी का काम करती थी। कैडी यानी कि ऐसा इंसान जो गोल्फ खेलने वालों को असिस्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांसु की मॉम पहले मीरान के लिए ही काम करती थी, यानी कि प्रेजेंटली वो वांसु की मदर इन लॉ है। वो जैसे ही शॉट लगाती है इतने में वांसु की मॉम उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये सुनकर मीरान उससे गुस्से में थप्पड़ लगा देती है। कहती है तुम मेरे शॉट की तारीफ कर रही हो, जबकि वो शॉट अच्छा था भी नहीं। इसके पहले कि वो कुछ बोलती इतने में मीरान उसे दोबारा से थप्पड़ मारती है। कहती है तुम मुझे मैडम क्यों बोल रही हो, मैं यहाँ की वाइस चेयरवुमन हूँ। पता चलता है कि मीरान कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। वो गुस्से में वांसु की मॉम को जॉब से फायर कर देती है। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो उनके गोल्फ क्लब में से 2 क्लब चुरा कर लेकर आती है और वांसु से कहती है आज से ये तुम्हारा होगा, अब से तुम्हें गोल्फ खेलना स्टार्ट करना है। यही सोचकर वो उसे एक ट्रेनिंग सेंटर लेकर आती है। कहती है तुम्हें रोज 100 बॉल हिट करना होगा। शुरुआत में वांसु से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था लेकिन धीरे धीरे करके वो सीखने लग जाती है। ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। वो गोल्फ खेलने के साथ
साथ साथ कैडी का भी काम करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। फिर एक दिन उसकी मॉम कहती है तुम अपना कैडी वाला काम छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हें यूएस जाना है ताकि तुम एक प्रो गोल्फर बन सको। वांसु कहती है मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम यूएस जाकर वो कॉम्पिटिशन जीत गई तो फिर तुम्हें 280 मिलियन वॉन मिलेगा, जिसके बाद तुम्हें पैसों की कमी तो नहीं होगी। यही सब सोचकर वो यूएस के लिए निकल जाती है। यहाँ से कहानी आ जाती है 12 साल आगे, जहाँ पर वांसु अब तक बहुत बड़ी गोल्फर बन चुकी थी। फिर हमें उसके यूएस ओपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो ये टूर्नामेंट भी जीत जाती है, जिसके बाद उसे हॉल ऑफ फेम का टाइटल भी मिलता है। वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। कोरिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उसे नहीं जानता था। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है यूएस ओपन के टाइम पर काफी ज्यादा हवा चल रही थी और फिर भी तुमने 7 नंबर का क्लब यूज किया, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। वांसु बताती है जब मैंने पहली बार गोल्फिंग स्टार्ट किया था तब मेरी मॉम ने मुझे 2 क्लब्स दिए थे, एक था ड्राइवर और दूसरा था 7 नंबर। मैंने काफी टाइम तक इसी के साथ प्रैक्टिस किया, इसीलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। टूर्नामेंट जीतने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उसी टाइम पर एक आदमी उसके सामने आ जाता है, कहता है तुम्हारी मॉम ने हमसे बहुत सारे पैसे लोन पर लिए हैं। वांसु बताती है इतने टाइम तक उसने बहुत पैसे कमाए, लेकिन सारे पैसे उसकी मॉम ने जुए में उड़ा दिया। उनका एडिक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसी वजह से वो कर्ज में डूब गई। इस बार वांसु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सारे पैसे अपनी मॉम को दे देती है और उसके बाद अपनी मॉम से सारे कनेक्शंस तोड़ देती है। फिर आगे उसने जितने भी पैसे कमाए वो सारे पैसे चैरिटी में डोनेट कर दिए। और यही मोमेंट था जब उसने अपना गोल्फिंग छोड़कर खुद का एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वांसु को स्टेज पर बुलाया जाता है। जो बिजनेसमैन उसे 5 बिलियन वॉन देने वाला था उसने अपना डोनेशन बढ़ाकर 30 बिलियन कर दिया था। साथ ही में वो बताती है उसके ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी डोनेशन किया गया है वो सारे पैसे वॉर विक्टिम्स पर स्पेंड किए जाएंगे। पार्टी चली रही होती है, इतने में एक तेरा नाम की लेडी वांसु के हस्बैंड किम को इशारा करती है, जिसके बाद वो दोनों ही कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ तेरा का बेटा अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। वो वांसु से कहता है उसकी मॉम कहीं मिल नहीं रही है। अब वो तेरा को ढूंढते हुए कमरे के अंदर जाती है। वो जैसे ही वहाँ का लाइट ऑन करती है इतने में वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। वांसु उससे पूछती है क्या तुम दोनों का आज पकड़े जाना जरूरी था, तुम्हारा बेटा जुनी तुम्हें ढूंढ रहा है, यही बताने के लिए मैं अंदर आई थी। तेरा उससे पूछती है तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था, तुम्हें हम दोनों के बारे में आखिर कब से पता था। वांसु कहती है यहाँ पर रिपोर्टर्स भरे पड़े हैं, अगर किसी ने तुम दोनों को देख लिया होता तो। और रही बात मुझे ये सब कुछ कब से पता था, ये बात अब जरूरी नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगले सीन में वांसु अपने मदर इन लॉ से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। ये देखकर मीरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चीजें फेंककर उसे मारने लगती है। वांसु उससे पूछती है आखिर आप कब से लोगों पर चीजें फेंक रहे हो, गुस्सा तो मुझे दिखाना चाहिए। इतना कहकर वो सारे ग्लासेस फेंकने लग जाती है। मीरान उससे कहती है मुझे पता चला है कि तुम उन दोनों के बारे में पहले से जानती थी। वांसु कहती है आपके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी ये बात पहले से ही पता थी। मीरान कहती है मैं तुम्हें गरीब घर से यहाँ लेकर आई, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। वांसु कहती है आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सब कुछ मेरी मेहनत से हुआ है। मीरान कहती है सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं देने वाली ना। वांसु कहती है मैं डिवोर्स क्यों दूं, आप इस बात की फिक्र मत करो। मीरान कहती है मुझे डर था कि तुम मेरा रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करोगी। वांसु कहती है आप मेरे फाउंडेशन से दूर रहो, मुझे पता चला है कि आपने दोबारा से बहुत सारे पैसे लिए। मीरान कहती है वो फाउंडेशन तुम्हारा नहीं है। वांसु कहती है वो फाउंडेशन मेरा ही है, उस फाउंडेशन पर मैंने बहुत मेहनत की है, आज वो जिस मुकाम पर है वो मेरी वजह से है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो किम से अफ्रीका में मिली थी। वो अपने कंपनी की तरफ से डोनेशन देने के लिए आया हुआ था। उसने काफी टाइम तक वहाँ पर वॉलंटियर वर्क भी किया। इस बीच में उन दोनों को प्यार हो गया। फिर एक दिन किम ने उसे प्रपोज किया, कहा तुम गोल्फ छोड़कर मुझसे शादी कर लो। कुछ टाइम के बाद वांसु अपने भाई के साथ मीरान से मिलने के लिए आती है। मीरान उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वांसु बताती है वो अपनी मॉम के कांटेक्ट में नहीं है, बस मेरा भाई उनके कांटेक्ट में है। मीरान कहती है मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम एक बार मेरी कैडी हुआ करती थी। इतने में वांसु का भाई पूछता है आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। मीरान कहती है बिना रिसर्च किए मैं ऐसे किसी को अपने घर में घुसने नहीं देती। फिर वो वांसु से पूछती है तुम तो इतने गरीब थी, फिर तुम इतने टाइम तक यूएस में कैसे रही। वांसु बताती है मैं अपना पहला ही टूर्नामेंट जीत चुकी थी जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तभी उसका भाई बताता है कि एक बार आपकी कंपनी ने वांसु को स्पॉन्सर भी किया था। ये सुनकर मीरान कहती है इसका मतलब तुम लोग मेरे ही पैसों पर पल रहे थे। वांसु कहती है मैं आपके पैसों पर पल नहीं रही थी, बल्कि मैं एक बहुत अच्छी गोल्फर थी। मीरान उससे कहती है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। साथ ही में वो बताती है हवाइन ग्रुप एक चैरिटी फाउंडेशन चलाता है, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद से वो फाउंडेशन तुम हैंडल करो। सारा डिस्कशन होने के बाद मीरान वांसु के भाई से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाती है। साथ ही में वो कहती है तुम वांसु को ये बताओ कि तुमने अपनी मॉम को सेफली अब्रॉड भेज दिया है। यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और दोयुन वहीं से गुजर रहा था। वो खुद से वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वो ऐसी हालत में ही नहीं थी, इसलिए दोयुन उसको रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो अपने पर्स से चाबी तक निकाल नहीं पा रही थी, इसीलिए दोयुन उसकी मदद करता है। फिर वो उससे पूछती है कि आजरा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन दोयुन कोई जवाब नहीं देता। वो उसे अंदर लेकर जा
ही रहा होता है, इतने में उसका कार्ड वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं। वो वांसू पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इतने टाइम तक उसे उसकी सच्चाई पता थी, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। इस तरफ दोयोन उससे पूछता है, क्या तुम अकेली हो या फिर क्या तुम दुखी हो? तो वांसू मना कर देती है। दोयोन कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गई हो। इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी किम वहाँ पर आकर नॉक करने लग जाता है, लेकिन वांसू दरवाजा खोलने से मना कर देती है। तभी उसकी नजर उसी कार्ड पर जाती है। इसके पहले कि वो उस कार्ड को चेक करता, इतने में वहाँ पर पाक पहुँच जाता है। कहता है ये कार्ड मेरा है, वांसू ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो अभी सो रही होगी। किम के वहाँ से जाते ही वो डोर के थ्रू उस कार्ड को पास कर देता है। फिर हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हवेन ग्रुप में आज दोयोन का पहला दिन था। पाक उसे उसका पूरा काम समझाता है, साथ ही में उसे एक सेपरेट रूम भी एलोकेट किया जाता है। पाक उससे पूछता है, तुम 3 महीने से फिलीपींस में थे, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड जुयुक के बारे में कुछ पता चला क्या, कि उसके साथ ये सब किसने किया था? दोयोन कहता है अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। दूसरी तरफ हम वांसू को देखते हैं, तभी उसे अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है, जहाँ पर उसके फादर इन लॉ ने उससे कहा था, तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम तक किसी फैमिली के मेंबर बन के रहो, अभी तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम नहीं आया है। इस तरफ दोयोन के हाथ से उसका फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है, तभी उसे याद आता है जुयुक ने मरते वक्त किसी फोटो फ्रेम के बारे में मेंशन किया था। यही याद करके वो उस फोटो को चेक करता है तो उसे उसके पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उस मेमोरी कार्ड में एक वीडियो फुटेज था जिसमें वांसू के फादर इन लॉ की मौत हो चुकी थी। दोयोन मन में कहता है शायद चेयरमैन के मरने के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए जुयुक ये सारे वीडियोस छोड़कर गया है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम दोयोन को देखते हैं। उसे पता चल गया था कि चेयरमैन के डेथ के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो जैसे ही वांसू के पास आता है तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। दोयोन कहता है तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की लेकिन वो लोग फेल हो गए। मैं श्योर हूँ कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है और वो जरूर तुम पर दोबारा अटैक करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। तुमने मुझे उस दिन पूछा था कि उस दिन मैं फिलीपींस में क्या कर रहा था, मैं बस वहाँ से गुजर नहीं रहा था। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो फिर तुम्हारी जान नहीं बच पाती। साथ ही में वो बताता है कुछ टाइम पहले उसके दोस्त की फिलीपींस में मौत हो गई और जिसने भी उसके फ्रेंड को मारा है पक्का वही इंसान तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वांसू उसकी बातों पर ध्यान ना देकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में दोयोन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर किसी पर भरोसा मत करना और हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर यहाँ से हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमिश्नर ने दोयोन और जुयुक को बुलाया था। कमिश्नर दोयोन से कहता है तुम्हें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के लिए असाइन किया जाएगा, तुम प्रेसिडेंट को गार्ड करने वाले हो। जितने भी लोग प्रेसिडेंट से प्राइवेटली मिलने के लिए आते हैं तुम उन सारे लोगों का नोट बनाओगे, वो कितने लोगों से मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है और उनके बीच में क्या डिस्कशन होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे ला कर दोगे। दोयोन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं किसी को बता नहीं सकता। कमिश्नर कहता है जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उन सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना ही करो। साथ ही में वो जुयुक से कहता है तुम्हें पुलिस एजेंसी के इंटेलिजेंस ऑफिस में असाइन किया जा रहा है। दोयोन हमें जो भी इन्फॉर्मेशन लाकर देता है तुम उन सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके स्लश फंड को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करोगे। ऐसे इलीगल फंड जो वो लोग रखते हैं जो भी प्रेसिडेंट से प्राइवेटली मिलने आते हैं, हम तीनों के अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसे एक इंटेल के बारे में पता चला है जो बहुत सारे कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। दोयोन कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम तो हवान ग्रुप के चेयरमैन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्या सच में उसका मर्डर हुआ था? जुयुक कहता है मुझे अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस मिला नहीं है, लेकिन मुझे एक इंटेल के थ्रू पता चला है कि हवान ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो फिलीपींस गया था जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अपने फ्रेंड के मरने पर दोयोन को काफी गुस्सा आ गया था। वो कमिश्नर से कहता है आप भी ये बात जानते हो जुयुक बेकार में मारा गया, लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्टिगेशन रोक दिया। वो उनके सामने बैक करने लगता है, कहता है आप मुझे फिलीपींस भेज दीजिए, मैं वहीं जाकर जुयुक के बारे में पता लगाऊंगा, मैं इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करूंगा, तभी जाकर हम उस किलर को पकड़ पाएंगे। यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वांसू अपने ऑफिस आई हुई थी। वहीं पर हम उसके भाई को देखते हैं। वांसू उससे कहती है हमें अपने अकाउंटिंग फॉर्म्स को चेंज करना होगा, तभी जाकर हम अपने फाउंडेशन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, इसलिए हमें मीरान को हमारे फंड्स लेने से रोकना होगा। तो उसका भाई कहता है तुम्हें भी पता है मीरान कौन सा काम करती है, इस कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग का काम चलता है। ये सब कुछ इतना सिंपल है नहीं, लेकिन वांसू उसकी कोई बात नहीं सुनती। कहती है आज के बाद से यहाँ पर कोई भी घटिया काम नहीं होगा। उसका भाई उससे पूछता है क्या तुमने मीरान को ये सब कुछ बता दिया? वांसू कहती है मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। तो उसका भाई पूछता है जो अटैक तुम पर फिलीपींस में हुआ था वो अटैक मीरान को ये सारी बातें बताने के बाद हुई थी या पहले हुई थी? वांसू कहती है बताने के बाद हुई थी। वांसू उससे पूछती है तुम्हें क्या लग रहा है इस अटैक के पीछे उनका हाथ है? फिर वो तेरा से मिलने के लिए जाती है।
तेरा उससे पूछती है, तुम्हें कब से ये सब कुछ पता था? वांसु कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारे बेटे को देखा था ना, तभी मुझे पता चल गया था। मुझे पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा और किम का बेटा है। तेरा पूछती, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दोगी? वांसु कहती है, अगर मुझे डिवोर्स देना ही होता तो बहुत पहले ही दे दिया होता, और अगर तुम्हें वो सब करना ही था तो फिर दरवाजा बंद करके करती। वहाँ पर रिपोर्टर्स भरे पड़े थे, अगर किसी ने देख लिया होता तो फिर तुम जैसे इंसान की वजह से मेरा रेपुटेशन खराब हो जाता। तेरा कहती है, तुम्हें बस अपने रेपुटेशन की पड़ी है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे चुरा लिया। वांसु कहती है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं चुरा सकती, मुझे हमेशा से पता था कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। तेरा उससे कहती है, तुम्हें पता भी है किम ने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हें लगता है किम को तुमसे प्यार हो गया इसलिए उसने तुमसे शादी की, बल्कि ये सच नहीं है। वांसु पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तेरा बताती है, तुमसे शादी करने के पहले किम का एक सेलिब्रिटी के साथ अफेयर था। एक दिन ड्रग्स ओवरडोज की वजह से अचानक से उसकी मौत हो गई। उस टाइम पर वो किम के साथ थी। अगर गलती से भी ये न्यूज बाहर आ जाती तो फिर हवाइन ग्रुप का रेपुटेशन खराब हो जाता। और उस टाइम पर किम पहले से एंगेज था, लेकिन कहीं से उसके इन लॉज को इस बारे में पता चल गया। लड़की वालों की फैमिली ने शादी कैंसिल कर दी। उस टाइम पर तुम्हारी पब्लिक इमेज काफी अच्छी थी, एक गरीब लड़की जो अचानक से इतनी अमीर बन गई। इसीलिए किम तुमसे मिलने के लिए अफ्रीका आया था, और इस चीज के लिए मीरा ने उसे खुद ऑर्डर दिया था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर फैमिली फोटोशूट हो रहा था, जिसमें तेरा के बेटे जुनी को भी बिठाया जाता है। इतने में वहाँ पर किम का भाई और उसकी बीवी पहुंच जाती है। उसकी वाइफ पूछती है, ये बच्चा कौन है? योंगमिन कहता है, ये तो तेरा का बेटा है। वो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा एक्चुअली में किम का ही बेटा है, इसी वजह से उसे फैमिली फोटो में इंक्लूड किया जा रहा है। वांसु जैसे ही तेरा के बेटे को देखती है तो वो गुस्से से चिढ़ जाती है। उसके रिएक्शन से दोयुन भी समझ गया था कि वांसु के हस्बैंड किम और तेरा के बीच में अफेयर चल रहा है। वांसु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो मीरान से पूछती है, आपने जुनी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो मीरान उसे एक रिपोर्ट दिखाती है, कहती है जुनी उसका ग्रैंडसन है। फिर वो वांसु से कहती है, क्या तुम पूरे दुनिया को बताना चाहती हो कि आखिर तुमने अपने बेटे को कैसे खोया था? इसलिए जुनी आज से इसी घर में रहेगा। वांसु कहती है, आप इस बच्चे को मेरे बेटे से रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। आपको उसे जो देना है वो दीजिए, लेकिन आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं उस बच्चे को पालूंगी। वो कभी उसके बेटे की जगह ले नहीं पाएगा। तो मीरान कहती है, तुम एक दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, ना ही तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती हो, तो फिर आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तो वांसु कहती है, आपका किसी भी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो बच्चा कभी मेरा बेटा नहीं बन सकता। और अगर दुनिया ने हमारी फैमिली फोटो देखी तो सबको तो यही लगेगा कि जूनी उसी का बेटा है। तो मीरान कहती है, मैं यही तो चाहती हूँ कि सबको लगे कि वो तुम्हारा ही बेटा है, और किसी को पता न चले कि तुमने कभी अपने बेटे को खोया भी था। वांसु को बुरा तो लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे फोटो क्लिक करवाना पड़ता है। फिर वो जैसे ही घर के अंदर आती है तो पता चलता है कि उसके बेटे के कमरे से सारा सामान निकाल कर वहाँ पर जुनी का सामान रखा जा रहा था। ये सब देखकर वांसु को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में घर से बाहर निकली थी, इसीलिए बटलर दोयुन को कॉल करके कहती है, तुम वांसु के साथ जाओ, वो काफी ज्यादा गुस्से में बाहर गई है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ वांसु जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है। इतने में दोयुन उसके कार में आकर बैठ जाता है। कहता है, तुम्हारा अकेला बाहर जाना डेंजरस है। वांसु कहती है, मैं फिलहाल अकेला रहना चाहती हूँ। तो दोयुन कहता है, तुम प्रिटेंड करो कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। दोयुन उसका बॉडीगार्ड था, वो उसकी सारी चीजों का ध्यान रखता था। ये सब देखकर वो उसे कहती है, मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती। तुमने उस दिन जो कुछ भी मुझसे कहा, मुझे उस बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं, तो फिर तुम मुझे एविडेंस ला कर दो कि तुम्हारे फ्रेंड को किसने मारा और क्यों मारा, और उन सारी चीजों का मुझसे क्या कनेक्शन है। काफी दूर ट्रैवल करने के बाद वो लोग वेकेशन होम पहुंचते हैं, जहाँ पर किम पहले से ही था। किम कहता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि आज तुम यहाँ पर आने वाली हो। वांसु पूछती है, तुम चाहते क्या हो? किम कहता है, क्या तुम्हें सच में दूसरा बच्चा नहीं चाहिए? वांसु कहते, तुम ये सब तेरा के कहने पर पूछ रहे हो ना, और तुम भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया है? किम कहता है, यही रीजन था, इसलिए तुम मेरे नजदीक नहीं आती थी। वांसु उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तो किम कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। वांसु कहती है, मुझे ये बताया गया था, तुमने मुझसे इसीलिए शादी की ताकि तुम अपने गंदे स्कैंडल छुपा सको। किम कहता है, ये सच नहीं है, ऐसा बस मेरी मॉम सोचती है। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए हमारा दूसरा बच्चा भी होना चाहिए। इतना कहकर वो उसके नजदीक आने लग जाता है। वांसु के मना करने के बावजूद वो खुद को उसके ऊपर फोर्स करने लगता है। जैसे ही दोयुन ये सब कुछ देखता है, वो अंदर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है, वांसु मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा। फिर अगले सीन में हम तेरा को देखते हैं, जो किम को ढूंढते हुए होटल पहुंचती है। पता चलता है कि वो होटल में किसी और लड़की के साथ था। दूसरी तरफ हमें हवाइन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे सिक्योरिटी वालों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाक सबके सामने दोयुन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी, वो बहुत ही आसानी से उस दूसरे बंदे को पटक देता है। पाक उससे कहता है, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो, पहले भी तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। बातों ही बातों में दोयुन उससे पूछता है, चेयरमैन की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी ना? मुझे पता चला है उसकी मौत ग्रैंड पैलेस में हुई थी। पाक पूछता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दोयुन कहता है, मेरा एक जूनियर इस बारे में पूछ रहा था। पाक कहता है, तुम मुझसे कहो, इंटरनेट पर सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, उसे वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोयुन को कैसे भी करके इस बारे में पता लगाना था, इसलिए वो पिछले 2 हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। साथ ही में वो उस मेमोरी कार्ड को दोबारा से चेक करता है, जो मेमोरी कार्ड उसके फ्रेंड ने छोड़ा था। उस वीडियो में वो लोग चेयरमैन की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। तभी वो नोटिस करता है कि ये तो ग्रैंड पैलेस नहीं
नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही जगह है। यानी कि चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं दोयो ने अपने फ्रेंड से पूछा था, तुम तो चेयरमैन का डेथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, क्या सच में उसका मर्डर हुआ था? फुटेज देखकर वो श्योर हो जाता है कि चेयरमैन का मर्डर हुआ था और उन लोगों ने इस चीज को कवर अप करने के लिए उसके दोस्त को मार दिया। साथ ही में वो उस फुटेज में 2 लोगों को नोटिस करता है। कहता है जिसने भी चेयरमैन को मारा है जरूर इन दोनों का उससे कोई ना कोई कनेक्शन है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम दोयोन को देखते हैं। उससे वांसु ने कहा था, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं, तो फिर तुम्हें मुझे एविडेंस लाकर देना होगा। अब एविडेंस को ढूंढने के लिए वो इस घर के बटलर के रूम में घुस जाता है। वो बटलर बेसिकली इस पूरे घर को मैनेज करती थी। वो अंदर जाकर सारा वीडियो फुटेज कॉपी कर लेता है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तभी उसे एक दूसरी सिक्योरिटी वाली देख लेती है। पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोयोन कहता है, मैं बटलर से कुछ पूछने के लिए गया था, लेकिन वो अंदर थी ही नहीं। अब दोयोन वो सारे वीडियो फुटेज चेक करता है। उस वीडियो में वो देखता है किम पाक को बहुत सारे पैसे दे रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे पैसों का क्या काम हो सकता है। दूसरी तरफ मिरान अपने असिस्टेंट मिस्टर हान से कहती है, तुमने कहा था कि हमें योंगमिन को फाउंडेशन का डायरेक्टर बना देना चाहिए। एक्चुअली में योंगमिन मिरान का दूसरा बेटा था। तो मिस्टर हान पूछता है, फिर वांसु का क्या होगा? तो मिरान कहती है, हमें उसे फाउंडेशन से रिजाइन करने के लिए कन्विंस करना होगा। इस तरफ वांसु जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उसका भाई उसे एक फाइल देता है जिसमें उसका रेजिग्नेशन स्पीच लिखा हुआ था। कहता है, मिरान ने तुम्हें फाउंडेशन से रिजाइन करने के लिए कहा है, आखिर चल क्या रहा है? वांसु कहती है, उसके हस्बैंड किम का एक और बेटा है, इसी वजह से मिरान ये सब कुछ कर रही है। वो चाहती है कि मैं यहाँ से रिजाइन कर दूं। इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है, सारे मीडिया में ये बात रिलीज कर दो कि वाइस चेयरमैन किम का कहीं और अफेयर चल रहा है और साथ ही में उसका एक नाजायज बेटा भी है। फाउंडेशन मिरान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसे बचाने का यही एक तरीका है। कुछ ही टाइम में मीडिया में ये न्यूज रिलीज हो जाती है। जैसे ही तेरा को इस बारे में पता चलता है तो वो वांसु से मिलने आती है। कहती है, तुम्हें मीडिया वालों को रोकना होगा, ऐसे करके मेरा नाम भी खराब हो रहा है। तुम्हें इस चीज को रोकने के लिए एक इंटरव्यू देना होगा। मिरान को समझ में नहीं आता कि आखिर ये न्यूज मीडिया में किसने लीक की होगी। उसे तो पता भी नहीं चलता ये काम वांसु का ही है। वांसु उससे कहती है, मेरा फाउंडेशन से रिजाइन करना सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन मिरान उसकी कोई बात नहीं सुनती। कहती है, तुम्हें इस लाइमलाइट से दूर रहना होगा। जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती तुम्हें घर पर ही रहना होगा। लेकिन वांसु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने सेक्रेटरी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए कहती है और इस बारे में मिरान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वांसु को लेकर मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है ताकि वो चाहकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच ना सके। लेकिन फिर भी वो कुछ बहाना मारकर मीटिंग रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर खड़े हुए गार्ड से कहती है, मिरान की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए तुम कार से ब्लैंकेट लेकर आओ। गार्ड के वहाँ से जाते ही वो दोनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। मिरान को पता चलते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, इन दिनों उसके हस्बैंड के बारे में काफी सारी बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड का एक नाजायज बेटा है। वो कहती है, ये सारे एलिगेशन झूठ है, उसके हस्बैंड का कोई दूसरा बेटा नहीं है। ये सारी चीजें बस एक रूमर है। सच्चाई तो ये है कि वो लड़का उसके हस्बैंड का बेटा नहीं है, बल्कि उसके फादर इन लॉ का बेटा है। ये न्यूज देखकर मिरान बहुत गुस्से में आ गई थी। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि तेरा का अफेयर किम के साथ नहीं था, बल्कि वांसु के फादर इन लॉ के साथ था। जब इस बारे में तेरा को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, वांसु सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका अफेयर एक 70 साल के बूढ़े के साथ चल रहा था। वांसु के घर पहुंचने पर मिरान उस पर बहुत चिल्लाती है। वांसु उससे कहती है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो मिरान कहती है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेरा है। तुम जितने पैसे खर्च कर रही हो ना, वो सारे पैसे मेरे हैं। तो वांसु कहती है, इस कंपनी के लिए जितना काम मैं करती हूँ ना, उसका आधा भी आपका बेटा नहीं करता। मैं नाउ फाउंडेशन की फेस हूँ। मिरान कहती है, तुम्हें आज के आज ही रिजाइन करना होगा, आज से किसी भी बिजनेस में तुम पार्ट नहीं लोगी। वांसु कहती है, अगर आप यही चाहते हो तो फिर मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ। मुझे पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि आखिर इस कंपनी में कौन सा काम चलता है। ये फाउंडेशन मेरा है और मैं बहुत जल्दी से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आऊंगी। आपको जिसकी मदद लेनी आप ले लीजिए, लेकिन अब चाहकर भी प्रेस वालों को रोक नहीं पाएंगी और ना ही आप ये फाउंडेशन मुझसे छीन पाओगे। मिरान कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आगे से तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तो तुम खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। वांसु कहती है, इस फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेरा अपने बेटे को लेकर ग्रैंड पैलेस पहुंचती है। पता चलता है कि मिरान ने उन दोनों को यहीं पर रहने के लिए बुला लिया था। वांसु उन्हें उनका रूम दिखाती है, कहती है, बस ये कमरा ही तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ भी अपना समझने की कोशिश मत करना। सीन शिफ्ट होता है और वांसु जॉगिंग पर निकल रही थी। अब क्योंकि दोयोन उसका बॉडीगार्ड था, इसीलिए वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। वांसु उससे कहती है, तुम्हें मुझ पर दया आ रही होगी ना, जिस लेडी का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर है वो अब मेरे ही घर में रहने के लिए आ गई है। दोयोन पूछता है, आखिर तुम क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए लेकर गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे लगा इस फैमिली से पीछा छुड़ाने का यही तुम्हारा इकलौता तरीका है। वांसु कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं सबके सामने ये बोल दूंगी कि मैं किम को डिवोर्स देने वाली हूँ? हम किसी भी इंसान को डिवोर्स तब देते हैं जब उनकी शादी प्यार के लिए होती है। उसकी शादी तो बहुत साल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। दोयोन उससे पूछता
है जब तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए कुछ भी मीन नहीं करती तो फिर तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन वांसू को एक टैब देता है। कहता है तुम्हारे बिना यह टैब किसी और से नहीं खुलेगा, टाइम आने पर तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। तब तक तुम्हें इसी फैमिली का मेंबर बन के रहना होगा। तुम जानती हो मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ। एक ऐसा काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। प्रेजेंट में वो दोयोन से कहती है मुझे कैसे भी करके अपने फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर दोयोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है। चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था जिस इंसान ने मेरे दोस्त को मारा है वही अब तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है। हवाइन ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। अब अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी मौत हुई थी। कहता है उसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं फिलीपींस गया था जहाँ मैं तुमसे मिला। वो बताता है उसके फ्रेंड ने उसके लिए कुछ वीडियोस छोड़ा था। उस वीडियो में इस बात का प्रूफ है कि चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। वो बताता है कि उसका फ्रेंड चेयरमैन का डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसका मतलब क्लियर है जिस इंसान ने उसके दोस्त को मारा है वही तुम्हारे पीछे पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर वांसू किम के छोटे भाई की वाइफ जीवन से मिलने के लिए आई थी। वो बताती कि थोड़ी देर में मीरान यहाँ पर आने वाली है। वो उसे वाइन की एक बोतल देती है। कहती है मीरान ने तुम्हारे लिए भेजा है, उन्होंने इसे ऑक्शन में 150 मिलियन में खरीदा था। ये सुनते ही जीवन जानबूझकर वो बोतल नीचे गिरा देती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसा दूसरा है। थोड़ी ही देर में वो सारे लोग डिनर के लिए पहुंचते हैं। पता चलता है कि जीवन के डैड मीरान के कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे। जीवन के डैड का कॉस्मेटिक्स का बिजनेस था और वो अपना बिजनेस चाइना में बढ़ाना चाहते थे। इस चीज के लिए वो लोग वांसू से हेल्प मांगते हैं। कहते हैं तुम्हें चाइनीज एम्बेसडर से बात करना होगा। मीरान कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वांसू एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो इजीली कनेक्शंस बना सकती है। लेकिन वांसू इस चीज के लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। पर मीरान उससे कहती है तुम्हें कैसे भी करके चाइना वालों के साथ डील करनी पड़ेगी। वांसू कहती है मैं चाइना वालों से बात कर लूंगी, लेकिन बदले में आपको मेरे फाउंडेशन से दूर रहना होगा। फिर अगले सीन में वांसू की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजा है और कहा है कि तुम सेरेमनी में यही पहनो। पता चलता है कि उनके वेलफेयर सेंटर का ओपनिंग सेरेमनी था। मीरान जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि उसने और वांसू ने गलती से सेम ड्रेस पहन लिया था। ये लिटरली मीरान के लिए बहुत एम्बेरेसिंग था। वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन चुपचाप बैठने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। वो दोनों जैसे स्टेज पर जाते हैं तो उनका साथ में फोटोज क्लिक किया जाता है। मीडिया वालों के कहने पर उन्हें नजदीक आकर फोटो क्लिक करना पड़ता है। ये सीन काफी ज्यादा फनी था। मीरान यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल सी स्माइल देती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अब वो अपना सारा गुस्सा जूडो खेल कर निकालती है। वो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज को बहुत मारती है। अब क्योंकि वो वहाँ की मालकिन थी इसलिए कोई भी उस पर उल्टा अटैक नहीं कर रहा था। वहाँ के सारे लोग चुपचाप मार खा रहे थे। फिर वो दोयोन को उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं करता। वो मीरान को जीतने नहीं देता बल्कि वो उल्टा मीरान को ही पटक देता है। ये देखकर वहाँ के सारे ही लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मीरान कहती है तुम्हारी मुझे ये बात अच्छी लगी, तुमने मुझे बाकी लोगों की तरह जीतने नहीं दिया। वो कहते हैं उसे आज बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि जो ड्रेस उसने पहना था वही ड्रेस वांसू ने भी पहना था। इंटरनेट पर जो आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसमें भी मीरान की शक्ल काफी अजीब लग रही थी, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर में वांसू वहाँ पर आती है। वो कहती है उसकी बिजनेस पार्टनर ने वो ड्रेस उसे गिफ्ट में दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी वही ड्रेस पहनकर आने वाले हो। मीरान कहती है तुम अपनी मॉम से नहीं मिलती हो ना। वांसू कहती है उसका भाई उसकी मॉम का ध्यान रख रहा है। मीरान कहती है तुमने 10 सालों से अपनी मॉम को देखा भी नहीं है। इस चीज से एक बात तो श्योर हो गया है, तुम्हारा भाई सीक्रेट को सीक्रेट रख सकता है। वांसू पूछती है आपका मतलब क्या है। मीरान कहती तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम एक पागल खाने में बंद है। ये सुनकर वांसू चौंक जाती है। पूछती है क्या आपने ये सब कुछ किया है, क्या आपने उसकी मॉम को वहाँ पर बंद करके रखा है। मीरान कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम उसकी बेटी हो, अगर लोगों को पता चल गया तो फिर तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगी। फिर वो उसे उसकी मॉम की फोटोज दिखाती है जो बहुत ही बुरे हालत में थी। मीरान कहती है तुम्हारी मॉम की हालत बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त मर सकती है, ऐसे टाइम पर तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। फिर अगले ही मोमेंट वो अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। पता चलता है कि उन्हें शहर से बाहर बहुत ही सुनसान जगह पर रखा गया था। अंदर पहुंचकर वो अपने भाई से कहती है ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये तो जेल लग रहा है। उसका भाई कहता है इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, मीरान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वांसू जैसे ही रूम के अंदर जाती है इतने में वो जोर से चिल्लाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांसू दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी। वहीं पर हम कुछ लोन शार्क्स को देखते हैं जो वांसू की मॉम को ढूंढ रहे थे। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम को बताती है कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो लोग घर पहुंचकर उसकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। वांसू कहती है उसकी मॉम घर पर नहीं है। जैसे ही वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है इतने में वो आदमी वांसू को जोर से एक थप्पड़ मारता है और वांसू की मॉम से कहता है अब तो तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी को चोट लग गई है। लेकिन
उसके बावजूद वो बाहर नहीं आती। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वांसु अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। उसकी मॉम को जैसे ही होश आता है तो वांसु को पहचान ही नहीं रही थी। कहती है आप प्लीज मेरी बेटी को बुला दो, वो एक बहुत बड़ी गोल्फर है। वांसु पूछते अब अपनी बेटी को यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते हो? तो उसकी मॉम कहती है मैं वांसु से माफी मांगना चाहती हूँ। आज तक उसने जितना भी पैसा कमाया वो सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया। यहाँ से हमें दोबारा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लोन शख्स उसके घर पर आए थे। उस टाइम पर उसकी मॉम डॉग हाउस के अंदर ही छुपी हुई थी। वो अंदर से सब कुछ देख रही थी। फिर भी वो वांसु से कहती है उन्हें बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। प्रेजेंट में वो उससे माफी मांगती है। कहती है मैं यहाँ पर शांति से रहूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि वांसु को कोई परेशानी न हो। ये कहते उन्हें कुछ होने लग जाता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं लोन शख्स के वहाँ से जाते ही वांसु की मॉम बाहर आती है और उसे यूएसए की टिकट दिखाकर कहती है हम दोनों यूएस जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने लोन शख्स से पैसे इसीलिए लिए थे ताकि वांसु यूएसए जा सके। इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल रही थी। उन्हें कैसे भी करके वांसु को गोल्फर की ट्रेनिंग दिलवानी थी। प्रेजेंट में वांसु कहती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर ऐसी हालत में हो। मैं आपको ये बता भी नहीं पाई कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसी मोमेंट पर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। थोड़ी ही देर में दोयोन अंदर आकर उसे संभालता है। उसका भाई उससे कहता है तुम घर चली जाओ, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा। वांसु पूछती है फ्यूनरल का क्या होगा? तो उसका भाई कहता है हम एक छोटा सा फ्यूनरल रखेंगे, यही मीरान का ऑर्डर है। उन्होंने कहा है मॉम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब सुनकर वांसु को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो मीरान उससे कहती है मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में पता चला। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उनके जाने से पहले तुम उनसे एक बार मिल पाई। तुम्हारा भाई फ्यूनरल का सारा अरेंजमेंट देख लेगा। कल तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में चलना है। वांसु कहती है मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। उसे अपनी मॉम को एक लास्ट बार गुड बाय कहना है। ये सुनते ही मीरान उस पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी मॉम इस बिजनेस डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन फिर भी वांसु जाने से मना कर देती है। तो मीरान कहती है तुम्हारी मॉम की तरह मैं किसी और को भी उस पागल खाने में बंद कर सकती हूँ। इस बार तुम्हारा भाई हो सकता है। फिर हमें उसकी मॉम के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाहकर भी वो जा नहीं पाती। वहीं पर हम किसी आदमी को देखते हैं जो दूर से वांसु के भाई की फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर वो किसी को कॉल करके बताता है वांसु यहाँ पर नहीं आई है। दूसरी तरफ वो मीरान के साथ उसी मीटिंग में जा रही थी। दोयोन उससे पूछता है तुम फ्यूनरल में नहीं जा रही हो क्या? वांसु कहती है मैं नहीं जा सकती हूँ। दोयोन को बहुत बुरा लग रहा था कि वांसु अपने मॉम के फ्यूनरल में जा तक नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो दोयोन से कहती है हमें कहीं चलना होगा। वो बताती है कि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं उस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता है। दोयोन कहता है फिर हमें जीपीएस डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए वरना कोई भी हमें इजीली ट्रैक कर लेगा। साथ ही में हम दोनों को अपना फोन भी बंद कर देना चाहिए। उनके वहाँ से निकलते हम देखते हैं उन दोनों को कोई देख रहा था। जैसे ही सबको पता चलता है कि वांसु मिसिंग है पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि वो अपने पुराने घर आई हुई थी। उसी टाइम पर हम देखते हैं दूर से कोई उनका फोटोज क्लिक कर रहा था। वो दोयोन को बताती है ये उसका पुराना घर है जहाँ पर बचपन में वो रहती थी। साथ ही में वो बताती है कि उसका बेटा मर चुका है। वो इतना बिजी रहती थी कि उसके पास अपने बेटे के लिए टाइम तक नहीं था। दोयोन कहता है मुझे पता चला था कि वो स्विट्जरलैंड में है। वांसु कहती है सबको यही लगता है। इतने में दोयोन उसके पास आकर बैठ जाता है और अपने कंधे पर उसका सर रखकर कहता है तुम रो क्यों नहीं रही हो? रोना बुरा नहीं होता, ऐसे करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जब वो दोनों वहाँ पर साथ में बैठे थे तब दूर से कोई उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर वो अपनी मॉम का लास्ट रिचुअल करने के लिए एक शिप पर आती है। कहती है मुझे पता है आपकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, लेकिन अब आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। आपको मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है। जिस इंसान ने आपको इतने सालों तक वहाँ पर बंद करके रखा मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मीरान वांसु और दोयोन के साथ वाली फोटोज देख रही थी। यानी कि जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसे मीरान ने ऐसा करने के लिए कहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों ग्रैंड पैलेस पहुंच जाते हैं। अंदर आने पर किम दोयोन पर बहुत चिल्लाता है। कहता है तुम वांसु को लेकर गायब हो गए। वांसु कहती है मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तुम्हें अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। ये सुनते ही किम दोयोन को एक जोर से पंच मारता है और कहता है तुम इस जॉब से फायर हो चुके हो। फिर मीरान पाक से कहती है वांसु पूरी कोशिश करेगी कि दोयोन यहाँ से ना जाए। तुम वही करो जो वांसु करने के लिए कहती है। और रही बात मेरे बेटे की तो उससे मैं बात कर लूंगी। दूसरी तरफ वांसु दोयोन से बात करने के लिए आती है। पूछती है तुम ठीक तो हो ना? इतने में दोयोन उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है और पूछता है क्या तुम मेरी बनोगी? तुम बार बार खुद को हर्ट क्यों करती रहती हो? जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई तब भी तुमने वही किया। तो वांसु कहती है इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरे बन जाओ। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ इस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्ही ने कहा था किसी ने तुम्हारे फ्रेंड को मार दिया और उसी इंसान ने मुझ पर अटैक किया था। इस चीज का मुझे प्रूफ ला कर दो। दोयोन कहता है उन दोनों चीज का मैं विटनेस हूँ। जब उसके दोस्त की मौत हुई और जब तुम पर अटैक हुआ दोनों टाइम में वहीं पर था। वांसु कहती है तुमने बस कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखा है। जिस इंसान ने ये सब कुछ करवाया है मुझे उस इंसान का प्रूफ चाहिए। इस तरफ पाक जैसे किम को मीरान के पास लेकर आता है तो वो उसे मारना चालू कर देती है। कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं था वांसु वहाँ पर अपनी मॉम को क्रीमेट करने के लिए गई थी। तुम्हें इस बात का डर था क्या कि तुम्हारी वाइफ का उस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि तुम हर वक्त वांसु पर चीट करते रहते हो। सबके सामने तुमने उसे मारा क्यों? तुमने ये कहा कि वो तुम्हारी वाइफ को लेकर कहीं गायब हो गया था। इसका मतलब भी जानते हो? मीरान पाक से कहती है तुम दोनों को जाकर कह दो कि मुझसे माफी मांगना चाहता है। पाक के वहाँ से जाते ही किम मीरान से पूछता है कि आप सच में चाहते हो कि मैं वांसु को डिवोर्स दे दूं? मीरान कहते हैं उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। उसके पास हमारा फाउंडेशन है जहाँ पर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं। अगर
वांसो ने तुम्हें डिवोर्स देने के बाद सब कुछ एक्सपोज कर दिया तो फिर पता है ना क्या होगा। उसे इस घर से बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, ये उसके मरने के बाद ही पॉसिबल है। फिर वो कहती है वो उसे अपने हाथों से मारेगी। जो उस एक्ट्रेस जिनी के साथ हुआ वही अब वांसो के साथ होगा। इस तरफ दोयुन वांसो को वही वीडियो दिखाता है जो उसका फ्रेंड छोड़कर गया था। कहता है चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी, हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर चेयरमैन को किसने मारा है, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर तुम पर अटैक किसने किया था। वांसो कहती है फिलहाल के लिए तुम और सबूत ढूंढो, और रही बात तुम्हारे जॉब से निकालने वाली तो वो मैं देख लूंगी। इतने में पाक अंदर आता है। वांसो उसे झूठ बोलती है, कहती है मुझे एक और धमकी भरा वीडियो आया था, वही मैं दोयुन को दिखाने आई थी। पाक कहता है मुझे किम ने यहाँ पर भेजा है, वो दोयुन से माफी मांगना चाहता है। वांसो के वहाँ से जाते ही पाक दोयुन से कहता है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने पता भी आज क्या किया है। दोयुन कहता है यहाँ पर कैसे टाइप के लोग रहते हैं। वांसो अपने मॉम के फ्यूनरल में तक जा नहीं पाई, वो अपनी मॉम को गुड बाय कहना चाहती थी। फिर ऐसे कंडीशन में मैं क्या करता, एक बॉडीगार्ड होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और आपको भी इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। जिस इंसान को मैं जानता था वो इंसान आप हो ही नहीं। दोयुन को कैसे भी करके और सबूत चाहिए था। उसे कहीं न कहीं पाक के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो बीच रात में एक क्लब पहुंच जाता है जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज की जाती थी। अंदर जाकर वो कहता है मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, उसे बोलो कि हवाइन ग्रुप से कोई आया है। कैमरे पर वो दोयुन को देख लेता है और अपने आदमी से कहता है उसे वापस जाने के लिए बोलो। थोड़ी ही देर में वो पाक को कॉल करके बताता है हवाइन ग्रुप से यहाँ पर कोई आया था। वो उसे वीडियो फुटेज भेज देता है। फुटेज में वो दोयुन को देखता है। पाक को समझ में नहीं आता कि आखिर दोयुन वहाँ पर क्या कर रहा था। फिर अगले सीन में वांसो का भाई उससे पूछता है चाइनीज एम्बेसडर वालों के साथ क्या हुआ। वांसो कहती है अगर जियोन के फैमिली को चाइना में बिजनेस करने की परमिट ना मिले तो फिर क्या होगा। तो उसका भाई कहता है अगर ऐसा हुआ तो जो 200 बिलियन उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमें कोई नुकसान नहीं होगा पर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा और किम के भाई योंगमिन की बहुत बेइज्जती होगी। इतने टाइम से वो अपनी वाइफ की फैमिली के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वांसु कहते हैं इसका मतलब मीरान का प्लान फेल हो जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ पाक दोयुन से पूछता है तुम उस क्लब में क्या कर रहे थे। दोयुन कहता है मैं वहाँ पर गया था और कुछ ही टाइम में आपको पता भी चल गया कि मैं वहाँ पर गया था। पाक कहता है तुम्हें पता था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है इसलिए तुम जानबूझकर वहीं पर खड़े थे। दोयुन कहता है मैंने आपको फिलीपींस में देखा था, आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे, मुझे पता है वो लोग कैसे काम करते हैं। क्या जोयुक के मरने के पीछे आपका कोई कनेक्शन है। पाक कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उन लोगों को हायर किया जोयुक को मारने के लिए। दोयुन पूछता है फिर आपने उन लोगों को इतने सारे पैसे क्यों दिए। मुझे पता है आपको वो पैसे किम ने दिए थे। पाक कहता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना इतना आसान नहीं होता। दोयुन पूछता है फिर आपने उन लोगों को इतने सारे पैसे क्यों दिए। तो पाक बताता है हवाइन ग्रुप में जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम किम करवाता है वो सारे काम मैं ही करता हूँ। जोयुक के मरने के पीछे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुमने हवाइन ग्रुप जोयुक के बारे में पता लगाने के लिए ज्वाइन किया है तो फिर तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर दोयुन कहता है आप मुझे एक बात बताओ, चेयरमैन की मौत कहाँ पर हुई थी। जोयुक चेयरमैन की डेथ इन्वेस्टिगेट करा था जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चेयरमैन हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरा था और उसकी मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। पाक कहता है तुम सही बोल रहे हो, चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी बल्कि उसकी मौत इंटरकोर्स के दौरान हुई थी, यानी कि ऐसे टाइम जब वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये काफी शर्मिंदगी वाली बात है, इसलिए उसकी बॉडी को कहीं और मूव किया गया था ताकि उसका नाम खराब ना हो और सबको ऐसा लगे कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तुम्हें पता भी है मेरा पोजीशन यहाँ पर कितना डिफिकल्ट है। हम लोग इजीली यहाँ पर किसी को हायर नहीं करते और ना ही इजीली किसी को जॉब से निकालते हैं। ये दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो हमें कई बार देखकर अनदेखा करना पड़ता है। तुम तो मुझे जानते हो फिर भी तुमने मुझ पर शक किया, वो भी जोयुक की मौत के लिए। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। दोयुन कहता है जिसने भी ये किया है उस इंसान को मैं ढूंढ के निकालूंगा, एक ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि जोयुक के दोस्त के नाते। अब दोयुन ये सारी बातें वांसु को बताता है। कहता है चेयरमैन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी बल्कि उसकी मौत इंटरकोर्स के टाइम पर हुई थी। इसी वजह से उन लोगों ने उसकी बॉडी को दूसरी जगह पर मूव किया। वांसु उससे पूछती है क्या पाक से बात करना सेफ है। दोयुन कहता है मैंने उससे बता दिया है कि मुझे जोयुक के मरने के पीछे शक हो रहा था, इसके अलावा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है। अगर पाक का इन सबसे कनेक्शन है तो जरूर वो लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वांसु किसी कॉस्मेटिक का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। देखते ही देखते ये एड हर जगह वायरल हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो प्रोडक्ट बिक भी जाता है। जैसे ही मीरान को पता चलता है तो बहुत गुस्सा करती है। साथ ही में योंगमिन और जियोन भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। पूछते हैं तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों किया। वांसु कहती है मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे अफ्रीका के बच्चों के लिए वैक्सीन भेजना था। जियोन कहते हैं तुमने हमारा बिजनेस डील खराब करके रख दिया। मिस्टर हान वांसु से पूछता है तुम्हें तो पता था ना क्या जियोन के कॉस्मेटिक कंपनी के प्रोडक्ट का लॉन्च डेट था। वांसु कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जियोन को बहुत गुस्सा आ गया था, वो वांसु से काफी ज्यादा बदतमीजी करती है। तो किम उससे कहता है तुम्हें थोड़ा संभल कर बात करना चाहिए, तुम मेरी वाइफ से बात कर रही हो। ये सुनकर जियोन वांसु से कहती है तुम्हारे हस्बैंड की शादी पहले मुझसे होने वाली थी लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का कहीं और ही अफेयर चल रहा था। बहुत ही खराब कंडीशन में उस लड़की की मौत हो गई, इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने ये शादी कैंसिल कर दी। जियोन अपने हस्बैंड को भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। ये देखकर किम कहता है अच्छा वह मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। इतने में योंगमिन वांसु से कहता है चाइनीज एफडीए ने अभी तक हमारा कॉस्मेटिक अप्रूव नहीं किया है, इसलिए जल्दी इस काम को कंप्लीट करो। वांसु कहती है तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी होगी। ये सुनकर योंगमिन को बहुत गुस्सा आ गया था। इतने में किम बीच में आकर
आकर कहता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दोनों भाई लड़ने लग जाते हैं। तभी मिस्टर हान मीरान से कहता है जिस प्रोडक्ट का वांसो ने एडवर्टाइजमेंट किया था वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बिक चुका है। ऐसा लगता है वो तुम्हारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि जियोन की कॉस्मेटिक कंपनी तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। फिर अगले सीन में वांसो अपने वेलफेयर सेंटर के बच्चों के साथ खाना खाने के लिए आई थी। वहाँ के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोग उसके लिए बहुत सारे स्केचेस बनाकर लेकर आए थे। खाना खाते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसी टाइम पर हम देखते हैं कुछ ड्रोन्स उसकी कार का पीछा कर रहे थे। दूसरे एंड से कोई उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। उसी टाइम पर एक जानवर उनके गाड़ी के सामने आ जाता है जिस वजह से उन्हें गाड़ी रोकना पड़ता है। दोयोन उस गार्ड से कहता है गाड़ी मैं चला लूंगा। उसी टाइम पर उसकी नजर उन्हीं ड्रोन्स पर जाती है। वो समझ चुका था कि किसी ने उन पर अटैक किया है। वो उन ड्रोन से अपनी कार को डाइवर्ट करने की काफी कोशिश करता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं वांसु वेलफेयर सेंटर से लौट रही होती है। इतने में बहुत सारे ड्रोन्स उनके कार का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही दोयोन की नजर उन ड्रोन्स पर जाती है वो अपनी कार को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स थे और वो कोई नॉर्मल ड्रोन्स नहीं थे बल्कि उनके अंदर बॉम्ब फिट किया गया था। दूसरे एंड से कोई उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनमें से एक ड्रोन उनके कार के नीचे आकर फिट हो जाता है। उसे मूवमेंट पर जोर से ब्लास्ट होता है और उनकी कार उल्टी पड़ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था वो तो वही गार्ड जिन थी। थोड़ी ही देर में वो कार के पास आती है चेक करने के लिए कि वहाँ पर कोई जिंदा बचा या नहीं। कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं बचा हो, लेकिन थोड़ी ही देर में दोयोन को होश आता है। सबसे पहले वो वांसु को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके वो वांसु को बाहर निकाल लेता है। वो उसे वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है। इतने में कार का मेटल स्टिक उसके पीठ पे आके स्टैब हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर फेंट हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोयोन की हालत बहुत खराब थी और न्यूज में इसी इंसिडेंट के बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर आकर पाक को बताता है कि अगर वो मेटल स्टिक उसके शरीर में और अंदर घुस गया होता तो फिर उसके दोनों लंग्स डैमेज हो जाते, लेकिन होपफुली उसकी जान बच गई है। वहीं पर हम उसी गार्ड जिन को देखते हैं जिसने उन लोगों पर अटैक किया था। वो पाक को बताती है वांसु को होश आ गया है, साथ ही में उस दूसरे गार्ड की भी सर्जरी हो गई है। दूसरी तरफ वांसु को जैसे ही होश आता है तो वो किम से दोयोन के बारे में पूछने लगती है। ये सुनकर किम को कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आता है। वो वांसु से कहता है डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। इस तरफ नर्स के वहाँ से निकलते ही जिन वहाँ पर पहुंच जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोयोन को मारने आई हो, लेकिन तभी किम वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके प्रेजेंस में वो कुछ कर नहीं पाती और साथ ही में वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ था। फिर वो बाहर आकर किसी को कॉल करके बताती है हमारा मिशन फेल हो चुका है। फिर अगले सीन में हम पुलिस कमिश्नर को देखते हैं जो मीरान से मिलने के लिए ग्रैंड पैलेस आया हुआ था। कमिश्नर उससे कहता है जिसने भी वांसु पर अटैक किया है मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ के निकालूंगा। उस पर फिलीपींस में भी अटैक हुआ था। ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी मीरान मिस्टर हान को इशारा करती है और वो कमिश्नर को लेकर अंदर जाता है। वो कमिश्नर को बहुत सारे पैसे देता है और इनडायरेक्टली उसे ये बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस कल्प्रिट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वांसु पर अटैक होता है उस टाइम पर पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है और हमारे कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। हमारे कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है। कमिश्नर कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम ये चाहते हो कि मैं इस अटैक को बहुत ही शांति से डील करूं ताकि फालतू की अफवाहें न फैले। यानी कि वो लोग यहाँ पर बस अपने कंपनी के फायदे के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ वांसु दोयोन से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि वो उस अटैक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने एक कॉलीग से उस एरिया का वीडियो फुटेज निकलवाता है। इस तरफ से किम भी पाक के थ्रू उस अटैक के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हें ये पता चलता है कि उस एरिया में एक बाइक को देखा गया था, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। किम पाक को दोबारा से एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है। अब पाक को भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किम उन क्लब वालों को इतने सारे पैसे क्यों भिजवाता है। उसे याद आता है दोयोन ने उससे पूछा था कि तुम श्योर हो क्या कि वो सारे पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए यूज नहीं हो रहे। पाक यहाँ पे बस पैसे पहुंचाने का काम करता था, इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर अगले सीन में मिस्टर हान मीरान को बताता है तुम्हारा बेटा किम अपना खुद का स्लश फंड बना रहा है। उसने अब तक टोटल 100 अकाउंट्स बनाए हैं और सारे अकाउंट्स में बिलियंस पैसे हैं और वो इस काम के लिए काफी डेंजरस लोगों से डील कर रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि वो पैसे एज अ स्लश फंड यूज हो रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए। फिर वो योंगमिन के बारे में पूछती है। मीरान कहती है मैंने उसे फाउंडेशन देने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं चाहिए। अपना बिजनेस देने की कोशिश की लेकिन वो भी उसे नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। अब वो जियोन और योंगमिन से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों अपने जिद पर अड़े हुए थे। मिस्टर हान कहता है तुम्हारे बिजनेस में हवाइन ग्रुप के पैसे लगे हुए हैं। तभी योंगमिन उससे कहता है जब तक किम या वांसो में से कोई आकर हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक ये डील नहीं होगी। हान कहता है ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। जियोन कहती है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वांसो एक मामूली सी कैडी की बेटी है। वो खुद को समझती क्या है। उसने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च के साथ इंटरफियरेंस करने की कोशिश की। उसने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उसी दिन किया जिस दिन हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च था। उसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो मिस्टर हान कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर भी तो घर घर जाकर कॉस्मेटिक्स बेचते थे। ये सुनकर जियोन भड़क जाती है, कहती है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। हान कहता है ये इन्वेस्टमेंट तुम दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और
रही बात माफी मांगने की, तो अगर हमने वांसू से कहा भी तो वो माफी नहीं मांगेगी। तो योंगमिन कहता है आज तक उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, बस उसे वो फाउंडेशन देने की कोशिश की जो वांसू चलाती है। अगर वांसू ने चाइनीज एम्बेसडर से बात करके हमारे कॉस्मेटिक्स को अप्रूवल दिलवा दिया तभी जाकर ये बिजनेस होगा। तभी जून के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, यानी कि वो योंगमिन पर चीट कर रही थी और वो ये बात जानता भी था, फिर भी वो कुछ कहता नहीं। फिर अगले सीन में वांसू दोयोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वांसू उससे कहती है तुम्हारी जान भी जा सकती थी। दोयोन कहता है लेकिन तुम तो ठीक हो ना। वांसू पूछती है तुम बार बार मेरे लिए खुद को डेंजर में क्यों डालते रहते हो। दोयोन कहता है एक बार मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन कहता है। वो बताता है उसकी फैमिली बहुत ही गरीब हुआ करती थी। उसकी मॉम पैसे बचा बचा कर उसे पॉकेट मनी देती थी ताकि वो नए जूते खरीद सके। वो बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि वो मुझे और जुयू को अच्छा खाना खिला सके। मैंने उन्हें ये सब करने से बहुत बार मना किया लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अपने दिल की सुन रही है। फिर दोयोन उसे वीडियो फुटेज दिखाता है, कहता है ये उसी एरिया का है जहाँ पर हम पे अटैक हुआ था। वांसू कहती है तुम्हें अब मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वो उसके दिल के पास अपना हाथ रखती है और वो उसे हक कर लेता है। वांसू कहती है दोबारा से मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालना। फिर थोड़ी ही देर में वो मीरान से मिलने आती है। मीरान उससे कहती है मुझे पता चला है कि तुम्हारे कार में आग लग चुकी थी फिर भी तुम्हें खरोच तक नहीं आई। मुझे पता चला है कि दोयन तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लेकर आया था। लगता है हम उसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं इसीलिए वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहा है। वांसू उससे पूछती है कि आप किसी की भी जिंदगी पैसों से खरीद सकते हो। मीरान कहती जरूर खरीद सकते हैं। तो वांसू कहती है इसका मतलब अपने पैसे देकर किसी की जिंदगी खरीदी है। मीरान कहती है लगता है इस साल तुम्हारी किस्मत कुछ ठीक नहीं है। पहले ही तुम पर 2 बार अटैक हो चुका है इसलिए आज के बाद से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो तब जाकर तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। तुम्हें चाइनीज एम्बेसडर से बात करनी चाहिए। तेरा ने कहा है कि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसके डैड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। दूसरी तरफ हम तेरा की मॉम को देखते हैं जो बहुत सारा सामान लेकर ग्रैंड पैलेस में जा रही थी लेकिन वहाँ की बटलर उसे अंदर जाने नहीं देती। कहती है मीरान के परमिशन के बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलना है तो फिर तुम्हें उससे घर से बाहर मिलना होगा। इतने में वांसू बाहर आती है, कहती है मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। तेरा उससे कहती है मुझे पता चला है कि योंगमिन की फैमिली ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। उसके जगह पर मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। वांसू कहती है मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इतने में तेरा की मॉम उससे कहती है तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। वांसू कहती है अगर आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हो लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगले सीन में वो अपने भाई से कहती है मुझे इस फाउंडेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसका भाई कहता है इस डॉक्यूमेंट के 2 कॉपीज हैं। मेरे पास जो कॉपी है उसको टैक्स की वजह से चेंज किया गया है। वांसू कहती है इसका मतलब असली रिकॉर्ड्स मिस्टर हान के पास है। तो उसका भाई कहता है मैं इस कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जबकि मेरे पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि जब भी इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस टाइम पर सारा इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। वांसू कहती है उसने अपनी मॉम से हमेशा नफरत किया लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसका भाई पूछता है क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो? हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मीरान ऐसा होने नहीं देगी और वैसे भी तुम्हें फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? अगर तुमने वो सब कुछ एक्सपोज कर दिया तो फिर मैं जेल भी जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ की डायरेक्टर हो। वांसू कहती है मैं कुछ और सोच लूंगी लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी चीज की जरूरत है जो कि मैं उनके अगेंस्ट यूज कर सकूं। लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर अगले सीन में हम मीरान को देखते हैं। वो वाइन लेकर मिस्टर हान के पास जाती है। वहीं पर बाहर किम खड़ा था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि मीरान और मिस्टर हान के बीच में अफेयर चल रहा था और बचपन में किम ने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। वो मीरान से पूछता है अगर डैड को पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो मीरान कहती है तुम्हारे डैड को पहले से सब कुछ पता है। फिर अगले सीन में हम दोयोन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। पाक उससे कहता है कि जो वीडियो जोक ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी उसने ऐसा क्यों किया होगा? दोयोन कहता है उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि मुझे पता लग सके कि चेयरमैन का मर्डर हुआ था। पाक पूछता है जिस दिन जोयो की मौत हुई थी उस टाइम पर तुम वहीं पर थे ना? क्या तुमने उस किलर का चेहरा देखा था? दोयोन कहता है ये वही आदमी है जिसने फिलीपींस में वांसू पर अटैक किया था। उसका चेहरा तो मैंने नहीं देखा लेकिन उसके जेस्चर से मैं समझ गया कि ये वही इंसान है। फिर वो पूछता है आपको क्या लगता है चेयरमैन को किसने मारा होगा? क्या ये काम किम कर सकता है? पाक कहता है किम ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था और अगर तुम्हें जुयुक के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें दोबारा से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसकी तरह मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तो दोयोन उनके सामने रिक्वेस्ट करता है, कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। जो पैसे आपने क्लब में डिलीवर किए थे वो पैसे किस चीज के लिए यूज हुए हैं? सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वांसू चुपते छुपाते हुए दोयोन से मिलने आती है। वो कहती है फाउंडेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिस्टर हान के कमरे में कहीं छुपा कर रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स तुम मुझे ला कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने लगती है। इतने में दोयोन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम ये सब मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत डेंजरस है। तो वांसू कहती है तुम अपने दोस्त के मर्डरर को ढूंढो, हवाइन ग्रुप का सब कुछ मैं देख लूंगी। हमें उनके अगेंस्ट एक ऐसा एविडेंस चाहिए ताकि हम फाइट बैक कर सके। फिर अगले सीन में दोयोन चुपके से मिस्टर हान के कमरे के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ पर सारी इलीगल मीटिंग्स होती है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर कैमरा नहीं लगाया है। उसे मोमेंट पर जिन आकर उसे देख लेती है। दोयोन मौका पाकर मिस्टर हान के कमरे में
में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ था। उसे कैसे भी करके मिस्टर हान के फिंगरप्रिंट चाहिए थे। किचन में आते उसे कुछ ग्लासेस मिलते हैं। एक ग्लास के ऊपर लिप बाम के निशान थे। दोयुन जानता था मिस्टर हान को लिप बाम लगाने की आदत है। वो समझ जाता है कि ये ग्लास उसी ने यूज किया है। अब वो उसी ग्लास के थ्रू उसका फिंगरप्रिंट एक जगह पर स्कैन कर लेता है और फाइनली इस बार वो दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर आकर डॉक्यूमेंट्स ढूंढ ही रहा होता है। इतने में जिन उसे बाहर से देख लेती है। दोयुन को वहाँ के कबर्ड में एक लॉकर मिलता है जिसमें पासकोड लगा हुआ था। उसे कैसे भी करके वो पासकोड जानना था, इसलिए वो वहाँ के वॉच क्लॉक में एक कैमरा फिट कर देता है। दूसरी तरफ जिन ने मिस्टर हान को बता दिया था कि दोयुन उसके कमरे में घुसा हुआ है। इस तरफ दोयुन अपना सारा काम करके वहाँ से निकल रहा था, तभी उसकी नजर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे जाती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर हान अपने रूम में आता है, लेकिन तब तक दोयुन वहाँ से निकल चुका था। वो जैसे अपना लॉकर खोलता है तो पता चलता है कि वहाँ पर हवाइन ग्रुप के स्लश फंड्स के सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, यानी कि आज तक उन लोगों ने जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज की थी उन एक्टिविटीज की सारी रिकॉर्ड्स। तभी उसकी नजर उन्हीं बॉक्स पर जाती है। वो समझ जाता है कि दोयुन यहाँ से फाउंडेशन के रिकॉर्ड्स लेकर जा चुका है। दूसरी तरफ वो सारे रिकॉर्ड जाकर वांसु को दे देता है। वांसु उससे कहती है तुम ये सब कुछ यहीं पर छोड़ दो, आगे का मैं सब कुछ देख लूंगी। तो दोयुन उससे कहता है अगर ये रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम सेफ नहीं रहोगी, इसीलिए मुझे अपने पास ही रखना चाहिए। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ऑफिस वाले लोग पहुंच जाते हैं। कहते हैं वो इस फाउंडेशन का सर्च वारंट लेकर आए हैं। साथ ही में वो वांसु के भाई से कहता है तुम्हें फाउंडेशन से पैसे चोरी करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।